अज्यूम करें कि आप अपना फ़ोन, प्लास्टिक बोतल, नोटबुक और अपनी वॉशिंग मशीन आग में फेंकें तो क्या होगा? यकीनन वो जल जाएंगी, गैस बन जाएंगी और मज़ीद उसके टुकड़े होकर मॉलिक्यूल्स और एटम्स में तब्दील हो जाएंगी। इस आग को अगर हम मज़ीद बढ़ाएं तो सारे एटम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में तकसीम हो जाएंगे। अगर मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये मज़ीद टुकड़े होकर फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मज़ीद इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में जाएं, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल टेम्परेचर की, तो यहाँ क्वार्क्स और लेप्टॉन्स और साथ ही 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो कि हमें एक एंटिटी में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूप में सब कुछ इकट्ठा होता है। आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये 4 फोर्सेस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही दफ़ा इकट्ठी थी और वो उस वक़्त जब बिग बैंग हुआ। इन फोर्सेस की शुरुआत कैसे हुई और ये काम कैसे करती हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इन फोर्सेस को समझने के लिए हमें बिग बैंग से स्टार्ट करना होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक बिग बैंग स्टार्ट होते ही ये 4 फोर्सेस इकट्ठी थी और यहाँ टाइम था 10⁻⁻43 सेकेंड। इसको प्लैंक टाइम भी कहते हैं। अभी तक ये चारों फोर्सेस यूनाइटेड थी। 10⁻⁻35 सेकेंड पे ग्रेविटी अलग हो गई और ये 3 फोर्सेस इकट्ठी थी। तकरीबन 10⁻34 सेकेंड से 10⁻32 सेकेंड पे स्ट्रॉन्ग फोर्स अलग हो गई और 10⁻12 सेकेंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक फोर्स अलग हो गई। ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक्सपेरिमेंट हो चुकी हैं और सबसे छोटा टाइम का यूनिट अभी तक यही है। इससे पहले टाइम कैसा था, अभी तक हम नहीं जानते। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स की। तो ये एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा रखती है। वीक फोर्स में रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल अपनी फॉर्म चेंज करता है अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और मैग्नेटिक फील्ड्स के रिलेटेड प्रोसेस होता है। और ग्रेविटी, जिसकी वजह से अभी हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं और सेलेस्टियल बॉडीज जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स और इवन गैलेक्सीज को अपने ऑर्बिट में होल्ड करके रखती है। इनमें अगर सिमिलरिटीज़ की बात करें तो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फार्मूला तकरीबन सेम ही है। ग्रेविटी वाले फार्मूले में डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिस तरह डिस्टेंस बढ़ेगा दो मैसेज के बीच में, तो फोर्स का इफेक्ट भी कम होगा। इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो हमारे सोलर सिस्टम के अलावा जो दूसरे प्लैनेट या स्टार्स हैं उन पे भी इसका इफेक्ट होता है, मगर कम होता है। सेम अप्लाई होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। एक चार्ज पार्टिकल अर्थ पे है तो उसका इफेक्ट साथ वाली गैलेक्सी में दूसरे चार्ज पार्टिकल पे भी होगा। यहाँ अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो उसकी फोर्स की शिद्दत 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है ग्रेविटी से। लेकिन यूनिवर्स में डोमिनेंट ग्रेविटेशन फोर्स है, वो इसलिए क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज न्यूट्रल होती हैं, यानी उनमें चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इफेक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाता है। अगर इनमें चार्ज होता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिवर्स में कम्प्लीटली डोमिनेट हो जाती। इसका बहुत बड़ा किरदार रहा है अर्थ पर लाइफ के लिए, वो इसलिए क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है अर्थ को, जो सोलर रेडिएशन से हमें बचाता है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स की छोटे लेवल पे, तो इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि अगर हीलियम का एटम लिया जाए तो उसमें जो दो प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कॉलम्स लॉ के मुताबिक अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वो एक दूसरे को तकरीबन 9 kg की फोर्स लगा रहे होंगे, यानी ये छोटे लेवल पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में कैसे रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ इससे भी ज़्यादा पावरफुल फोर्स है और वो इससे तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फोर्स की, जो इन दोनों को न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करके रखती है। ये सिर्फ न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करती है, इससे बाहर बिल्कुल भी इसका इफेक्ट नहीं होता। इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं किया, लेकिन इस फोर्स को इसके इफेक्ट की वजह से जानते हैं, जो कि हमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में नजर आता है। बहुत सा एटम का मैस इसी बाइंडिंग फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी इकट्ठा रखता है। जब ये इस बाइंडिंग फोर्स टूटती है तो बहुत सारा मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है और अच्छे खासे लेवल पे हमें एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। वीक फोर्स की बात करें तो इसको हम बीटा डिके के जरिए मालूम करते हैं। इसमें दो तरह के डिके होते हैं, एक बीटा प्लस डिके और एक बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। ये प्रोसेस ज़्यादा होता है नेचर में क्योंकि मोस्टली एटम्स में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और अगर ये ना होते तो यूनिवर्स में लाइफ पॉसिबल ना होती, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन होता और दूसरे एटम्स ना बनते। बीटा प्लस डिके में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में।
ये प्रोसेस वहाँ होता है जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा मिकदार में हो, मगर ये कॉमनली ज़्यादा नहीं है। इसकी रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह ही होती है, मगर उससे भी ज़्यादा छोटी होती है, तकरीबन प्रोटॉन के साइज से 1000 गुना छोटी। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह की मज़ीद इन्फो के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।